हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन महान नाटककार मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध नाटक है, जिसके नायक संस्कृत के महान कवि कालिदास है। इस लेख में आप पढ़ेंगे आषाढ़ का एक दिन नाटक का उद्देश्य तथा सारांश। आषाढ़ का एक दिन नाटक का उद्देश्य है। कथानक किसी भी नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है, जिसे आधार बनाकर नाटककार अपना मंतव्य पाठकों तक संप्रेषित करता है। इस इकाई से विद्यार्थियों को आलोच्य नाटक का कथानक और उसके विन्यास को समझने में सहायता मिल सकेगी। नाटककार अपनी रचना के माध्यम से जो कुछ भी कहना चाहता है, उसे या तो किसी कथा या आश्रय लेकर कहता है या किसी जीवन स्थिति को चुनकर उसके प्रभाव के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। यह कथा अथवा जीवन स्थितियाँ वर्तमान जीवन और समाज से संबंधित भी हो सकती है और इतिहास की किसी प्रसंग से भी। कथा कैसी भी हो, वर्तमान की या अतीत की, महत्वपूर्ण यह है कि वह उसे प्रस्तुत कैसे करता है और उसका दृष्टिकोण क्या है। मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन नाटक की कथा अतीताश्रित है। उसका नायक कालिदास है। वह कालिदास जो भारतीय साहित्य का उच्चतम शिखर माने जाते हैं। परंतु कालिदास कैसे बने, इस संबंध में इतिहास लगभग मौन है। यत्र तत्र बिखरे सूत्रों को जोड़कर और कुछ अपने अनुमान लगाकर प्रस्तुत नाटक का कथानक बनाया गया है। आषाढ़ का एक दिन नाटक का सारांश या कथासार। आषाढ़ का एक दिन नाटक की कथा 3 अंकों में विभाजित है। इस नाटक के मुख्य पात्र कालिदास, मल्लिका, अंबिका, विलोम तथा प्रिय, युंग मंजरी आदि है। 3 अंकों में आषाढ़ का दिन नाटक की रचना की गई है। प्रथम अंक के आरंभ में छाछ से धान फटकती हुई अंबिका के दर्शन होते हैं। तभी वर्षा में भीगकर आई मल्लिका का प्रवेश होता है। दोनों के वार्तालाप से ज्ञात होता है कि मल्लिका अंबिका की पुत्री है। मल्लिका ने कालिदास के साथ आषाढ़ की पहली बरसात में भीगने का आनंद उठाया है, इसलिए वह अपने इस सौभाग्य पर मुग्ध है। परंतु अंबिका को मल्लिका का यह आचरण अनुचित प्रतीत होता है। व्यक्तित्व स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी वह कालिदास को नापसंद करती है, क्योंकि वह भावनाओं में निमग्न रहने वाला एक अव्यावहारिक व्यक्ति है, जिससे यह आशा करनी व्यर्थ है कि वह मल्लिका को किसी प्रकार का सांसारिक सुख दे पाएगा। सामाजिक स्तर पर वह उन दोनों से इसलिए क्रुद्ध है क्योंकि प्रेमी युगल का विवाह से पूर्व इस प्रकार घूमना फिरना लोकापवाद का कारण हो सकता है। उन दोनों के वाद विवाद के बीच ही कालिदास भी आते हैं। उन्हें किसी राजपुरुष के बाण से आहत हरिण शावक के प्राण रक्षा की चिंता है। राजपुरुष दंतुल भी अपने इस शिकार को खोजते हुए वहां पहुंच जाते हैं। कालिदास और दंतुल में वाद विवाद होता है। दंतुल अपने राजपुरुष होने के दर्प में चूर है, परंतु जब उसे ज्ञात होता है कि जिस व्यक्ति से वह तर्क वितर्क कर रहा था वह प्रसिद्ध कवि कालिदास है, तो उसका स्वर और भाव भंगिमा तुरंत बदल जाती है। वह उनसे क्षमा मांगने को भी तैयार है, क्योंकि सम्राट चंद्रगुप्त के आदेश पर वह उन्हीं को लेने तो वहां आया था। इस सूचना से ही कालिदास को राज्य के सम्मान का अधिकारी समझा गया है। मल्लिका प्रसन्न हो जाती है, परंतु अंबिका पर मानो इस सब का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। दोनों एक दूसरे को अपना दृष्टिकोण समझाने का प्रयास करती है। तभी मातुल का आगमन होता है। मातुल कालिदास के संरक्षक है, पर उनकी भांति भावुक नहीं वरन अति व्यवहारिक है। वे राज्य के सम्मान के इस अवसर को किसी भी प्रकार खोना नहीं चाहते। कालिदास की उदासीनता से भी वे नाराज हैं। निक्षेप कालिदास की मनस्थिति को समझता है, परंतु इस अवसर को खोने के पक्ष में वह भी नहीं है। इसलिए वह मल्लिका से अनुरोध करता है कि वह कालिदास को समझाए। इसी अंक में विलोम का भी प्रवेश होता है। उसकी बातों से ज्ञात होता है कि वह मल्लिका से प्रेम करता है। वह यह भी जानता है कि मल्लिका कालिदास को चाहती है और उसके जीवन में विलोम का कोई स्थान नहीं। वस्तुतः ऐसा स्वाभाविक भी है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व कालिदास के व्यक्तित्व से नितांत विपरीत है। कालिदास के इस सम्मान से वह थोड़ा दुखी दिखाई देता है, जिसकी अभिव्यक्ति उसके
व्यंग्यपूर्ण कटाक्षों से होती है। उसके कारण कई है। एक उसके मन का ईर्ष्या भाव है। कालिदास को वह अपने प्रतिद्वंदी की भांति ग्रहण करता है और उसे लगता है कि इस प्रतिद्वंद्विता में कालिदास का स्थान उससे ऊपर हो गया है। 2 वह कालिदास और मल्लिका के पारस्परिक स्नेह भाव को भलीभांति समझता है। वह जानता है कि कालिदास के चले जाने से मल्लिका दुखी हो जाएगी और मल्लिका का दुख उससे असहाय है। 3 उसे आशंका है कि उज्जैनी का नागरिक वातावरण, राज्य सत्ता की सुख सुविधाएं, आमोद प्रमोद में कालिदास जैसा व्यक्तित्व कहीं खो न जाए, उसकी रचनाशीलता को कोई क्षति न पहुँचे। विलोम के मन में जो शंका है वही कालिदास के मन में भी है। उज्जैनी जाने न जाने की दुविधा का कारण यही शंका है, परंतु मल्लिका के मन में इस प्रकार की कोई शंका नहीं। उसे कालिदास की प्रतिभा पर विश्वास है। यहाँ रोक कर वह उसे स्थानीय कवि नहीं बनने देना चाहती। उज्जैनी जाकर उसके अनुभव में विस्तार हो, राज्य के सुख सुविधाओं के बीच अपने अभाव को भूलकर साहित्य रचना में वह लीन हो जाए, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैले ही, इसके लिए उसे कालिदास का वियोग क्यों न सहना पड़े। इसी अभिलाषा से वह कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए मना लेती है। दूसरा अंक कालिदास के जाने से कुछ वर्षों बाद का है। घर की साज सज्जा में आए परिवर्तन और अव्यवस्था से इस अंतर के संकेत मिल जाते हैं। अंबिका अस्वस्थ है और मल्लिका को आर्थिक अभावों की पूर्ति के लिए काम करना पड़ रहा है। मल्लिका और निक्षेप के वार्तालाप से यह स्पष्ट होता है कि वह आज भी कालिदास से उसी प्रकार जुड़ी है। राजधानी से आने वाले व्यवसायियों के माध्यम से वह उनकी रचनाओं को पढ़ती रही है। उसे यह संतोष भी है कि उसके स्नेह और आग्रह के कारण ही कालिदास राजधानी जाने के लिए तैयार हुए थे, अतः वह उनकी उपलब्धि में कहीं स्वयं भी भागीदार है। निक्षेप से बातचीत से ही इस बात की भी सूचना दी गई है कि कालिदास अब पहले वाले कालिदास नहीं रह गए। वहाँ के वातावरण के अनुरूप अब वे सुरा और सुंदरी में मगन रहने लगे हैं। गुप्त साम्राज्य की विदुषी राजकुमारी से उन्होंने विवाह कर लिया है। अब कश्मीर का शासन भार भी वे संभालने लगे हैं और इसी यात्रा के बीच वे अपने इस ग्राम प्रांतर में भी कुछ समय के लिए रुकेंगे। उनका नया नाम अब मातगुप्त है। ऋतु संहार के बाद वे और भी अनेक काव्य नाटकों की रचना कर चुके हैं। सारा गांव आज उनके स्वागत की तैयारी कर रहा है। तभी राजसी वेशभूषा में एक घुड़सवार के दर्शन निक्षेप को होते हैं। उसे विश्वास है कि वह राजपुरुष और कोई नहीं बल्कि स्वयं कालिदास ही है। यह सूचना मल्लिका को विचलित कर देती है। तभी रंगिणी संगिणी का प्रवेश होता है। ये दोनों नागरिकाएं कालिदास के परिवेश पर शोध करना चाहती हैं, परंतु उनका काम करने का ढंग अत्यंत हास्यास्पद और सही है। वे मल्लिका से उस प्रदेश की वनस्पतियों, पशु पक्षियों, दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं और विशिष्ट अभिव्यक्तियों के विषय में प्रश्न करती है, परंतु कुछ भी असाधारण न दिखाई देने से निराश होकर लौट जाती है। उनके जाते ही अनुसार और अनुनासिक नामक 2 राज कर्मचारी आते हैं। कालिदास की पत्नी और राजपुत्री प्रिया युगमंजरी के आगमन की तैयारी में वे मल्लिका के घर की व्यवस्था में कुछ ऐसा परिवर्तन करना चाहते हैं जो राजकुमारी के गौरव के अनुरूप हो और सुविधाजनक भी हो, परंतु वास्तव में वे व्यवस्था परिवर्तन का नाटक भर करते हैं और बिना कोई बदलाव के वहाँ से चले जाते हैं। फिर मातुल के साथ प्रिय युगमंजरी का आगमन होता है। वह जानती है कि मल्लिका कालिदास की प्रेयसी है और कालिदास के मन में उसके लिए अथाह स्नेह और सम्मान है। उसे मालूम है कि कालिदास की समस्त रचनाओं की प्रेरणा स्रोत मल्लिका और यह परिवेश ही है, अतः स्त्री सुलभ जिज्ञासा और ईर्ष्या के फलस्वरूप वह इस प्रदेश में आने और मल्लिका को देखने का लोभ संवरण कर पाती है। उसे आश्चर्य होता है कि राजधानी से इतनी दूर होने पर भी मल्लिका ने कालिदास की सभी सूचनाएं प्राप्त कर ली है, पढ़ ली है। अब कालिदास को मातृगुप्त के नाम से जाना जाता है, अतः मल्लिका का कालिदास संबोधन उसे आपत्तिजनक लगता है। वह मल्लिका के घर का प्रिसंस्कार करना चाहती है और उसकी इच्छा है कि मल्लिका किसी राज कर्मचारी से विवाह कर ले, उसके साथ उसकी संगिनी बनकर रहे। वहाँ की वनस्पतियों, पत्थरों, कुछ पशु पक्षियों और कुछ गरीब बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहती है, जिससे कालिदास को राज सुख में रहते हुए भी कभी अपने परिवेश का वियोग न खटके। मल्लिका घर के प्रिसंस्कार और विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। प्रिय युग
मंजरी हतप्रभ सी होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद विलोम भी आता है। इस सारे घटना चक्र से वह भी परिचित है। वह इस आशा से वहाँ आता है कि कालिदास यदि वहाँ आए तो वह उसकी वास्तविकता, उसके व्यक्तित्व में आए परिवर्तन को सबके सम्मुख उजागर कर देंगे। यद्यपि वह जानता है कि कालिदास वहाँ नहीं आएगा। कालिदास के मल्लिका से बिना मिले चले जाने से अंबिका और विलोम दोनों की आशंकाएं सत्य सिद्ध होती है। तीसरा अंक में कुछ और वर्षों के बाद की घटनाएं हैं। इस बार अंबिका दिखाई नहीं देती। वहाँ है पालने में लेटा एक शिशु जो मल्लिका के अभाव की संतान है। घर की अस्त व्यस्त और जीर्ण शीर्ण स्थिति मल्लिका के दुखों की कहानी कह रहे हैं। इस बार फिर आषाढ़ का पहला दिन है। पहले की भांति इस बार भी मूसलाधार वर्षा हो रही है, परंतु इस बार उस वर्षा का आनंद उठाने की स्थिति मल्लिका की नहीं है। मातुल भीगता हुआ आता है। जिस वैभव और सत्ता सुख की लालसा से वह उज्जैनी गया था, वह लालसा तो पूरी हुई, किंतु उस सबसे मातुल का मोह भी भंग हुआ। चिकने शिलाखंडों से बने प्रासाद, आगे पीछे चलते प्रतिहारी, कालिदास का संबंधी होने के नाते अकारण मिलने वाला सम्मान शुरू में तो बहुत आकृष्ट करता है, परंतु धीरे धीरे इस सब से वह ऊबने लगता है। वह सूचना देता है कि कालिदास ने कश्मीर का शासन भर त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है। मातुल के चले जाने के पश्चात इसी अंक में कालिदास का प्रवेश होता है। प्रथम अंक में जिस तेजस्वी कालिदास के दर्शन होते हैं और दूसरे अंक में जिसकी प्रतिभा, योग्यता और यश की चर्चा है, इस तीसरे अंक में उसके विपरीत भग्न हृदय विवश कालिदास दिखाई देते हैं। इस अंक में कालिदास का लंबा वक्तव्य है। वह बताता है कि यहाँ से जाने के बाद वह सुख सुविधाओं, आमोद प्रमोद, साहित्य सृजन में व्यस्त भले ही रहा हो, परंतु कभी अपने ग्राम प्रांतर और मल्लिका से अलग नहीं हुआ। अपने पुराने अनुभव को ही वह बार बार अनेक रूपों में पुनः सृजित करता रहा है। जिन लोगों ने सदा उसका तिरस्कार किया था, उपहास किया था, उनसे प्रतिशोध लेने की कामना से ही उसने कश्मीर के शासन का दायित्व वहन किया था, परंतु अब वह इस कृत्रिम जीवन से थक चुका है। अतः शासक मातृगुप्त के कलेवर से संन्यास लेकर वह पुनः कालिदास के कलेवर में लौट आता है। अब वह यहीं इस पर्वत प्रवेश में रहना चाहता है। मल्लिका के साथ अपने जीवन का पुनरारंभ करना चाहता है। इस बातचीत के बीच बीच में दरवाजे पर दस्तक होती रहती है, परंतु मल्लिका दरवाज़ा नहीं खोलती। इस वक्तव्य के दौरान उसे एक बार भी यह विचार नहीं आता कि उसके उज्जैनी जाने और वहां से वापस आने की दीर्घ अवधि में मल्लिका को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। उसके जीवन की दिशा भी बदल सकती है, या तो वह सोच ही नहीं पाता। सहसा अंदर बच्ची के रोने की आवाज़ और विलोम के प्रवेश से उसे वस्तु स्थिति का बोध होता है। अब उसे अनुभव होता है कि इच्छा और समय के द्वंद्व में समय अधिक शक्तिशाली सिद्ध होता है और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। वह वहाँ से चला जाता है और यहीं नाटक समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। हमारा मोहन राकेश जी का नाटक आषाढ़ का दिन का सारांश कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।